गुड इवनिंग मैम। शुभम, हेलो शुभम। हेलो, हाँ दीदी। हाँ, ये शिवेंद्र, शायद शिवेंद्र सिक्स है, श्रीवास्तव। मेरे ख्याल से ये विनीता ही की फोटो लग रही है, यही होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तुम इसी नंबर से तुमको करना है ना को होस्ट? हाँ हाँ विनीता, हाँ दीदी, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। ऑडिबल है मेरी आवाज? यस मैम। आप लोगों ने कहा था मेरे से कि कुछ चीजें आपको रिसर्च में समझ में नहीं आई हैं, ठीक है? तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊं, ये मैंने आपसे बहुत बार पूछा, तो मैं आज आपको शॉर्ट डिजाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। शॉर्ट डिजाइन हम लोग कैसे बनाते हैं? शॉर्ट डिजाइन जो है, पहले हम किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं कि सोशल, उसमें सामाजिक, इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, मनोवैज्ञानिक इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि किस चीज़ पे हमको रिसर्च करेंगे तो हमको बेनिफिट है, साथ में और लोगों को उसका परिणाम आएगा तो उससे और लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे सबसे आजकल करंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी, क्या है, पॉपुलेशन को लेकर के है, ठीक है? हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण जो बिल्कुल अनियंत्रित तौर पे बढ़ती जा रही है। शॉर्ट डिजाइन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले, जैसे कि हम लोग ढूंढते हैं कि हमारी जनसंख्या, फॉर एग्जांपल, कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, क्या रीजन है, और हमें इसको रोकने के क्या क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है? गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग। शोड डिजाइन को सबसे पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं कि हमको किस किस क्षेत्र में इस पे अध्ययन करना चाहिए। तो अब जैसे कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हम कई तरीके के कास्ट के लोग रहते हैं, कई तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे, किस तरीके के लोगों का खान पान है, ये सब चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो कास्ट है, सबसे पहले हम एक चीज़ लेते हैं, सबसे पहले हम कास्ट देखते हैं। कास्ट में हम उसको डिवाइडेशन करते हैं कि हमारे पास हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम अगर उसकी 4 कैटेगरी देखते हैं तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि आंकड़े जो हैं हमको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाते हैं कि जो आंकड़े उन्होंने एकत्रित किए हैं वो हमारा बेस बन जाता है, और फिर हम उस पे अपनी जो है अपना शोध प्रारंभ करते हैं। हम उसमें ये देखते हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके से हम उसको 4 भागों में बांटते हैं और हर कास्ट की पॉपुलेशन देखते हैं। हम प्रसरण को यानी कि वेरिएंस को जो है हम सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं। जो चीज़ अभी हमने आपको बताई फॉर एग्जाम्पल में कि हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कास्ट को। फिर उसके बाद है हम उसको उसमें स्थिरता देखते हैं कि स्थिरता कितनी है, कि अगर हमको 10 साल पहले के आंकड़े मिले हैं तो 10 साल पहले के आंकड़े में हिंदुओं में कितनी पॉपुलेशन थी, जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी, मुस्लिम्स में जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी, सिख में कितनी थी। इस तरीके से हम उनको देखते हैं। फिर हम उनका बैलेंस स्थापित करते हैं। फिर बैलेंस हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि हमने जो हमारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा समूह है उसको रखा, फिर उसके बाद जो उससे छोटा समूह है उसको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं, और जो छोटे छोटे समूह होते हैं उनको अन्य कैटेगरी में रख लेते हैं। फिर हम जो है उनको प्रतिसंतुलित करते हैं कि कैसे वो जो है उनका कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसमें भी हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं कि महिलाओं की स्त्री दर जन्म दर क्या है और पुरुषों की जन्म दर क्या है, महिलाओं की मृत्यु दर क्या है और पुरुषों की क्या है, बालक की कितनी है, बालिकाओं की कितनी। आप ये अपनी जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, समस्या ले रहे हैं, जिस पे आपको अध्ययन करना है, सबसे पहले तो आप उसका एज ग्रुप निर्धारित करते हैं कि आप किस एज ग्रुप तक की का रिसर्च करना चाहते हैं, उस समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है। फिर शोध डिजाइन जो है वो हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम प्रयोगात्मक डिजाइन जिसको कहते हैं। दूसरी होती है प्रायोगिक डिजाइन हमारी। फिर है कि हम कैसे एक दूसरे में सहसंबंध स्थापित करते हैं, ये हमारी तीसरी डिजाइन होती है। फिर हमारी होती है कॉन्स्ट्रक्ट डिजाइन यानी कि वैषम्य डिजाइन जो होती है, जो डाटा समरूप नहीं होता है। हम जो है जो हमारी प्रयोगात्मक डिजाइन है इसमें जो है डिजाइन के अंतर्गत जो है हम जोड़ तोड़ करते हैं और रैंडम असाइनमेंट लेते हैं, आवंटन करते हैं। हम जैसे कि महिलाओं का ले लिया कि जैसे हमने 40 वर्षीय महिलाओं का ले लिया,
फिर उसके बाद जो है हमने 50 वर्षीय महिलाओं का, अगर हमारा एज ग्रुप निर्धारित है कि हमें 30 से 50 वर्ष के बीच में अध्ययन करना है, तो हम पहले 30 वर्ष की आयु का रैंडम इकट्ठा करेंगे। एकत्रित हुए, पहले हम एक जो हमारा बेस बनेगा रिसर्च का, वो हम जो है आंकड़े जो है गवर्नमेंट उससे निकलवाएंगे। और फिर हम जो है हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस क्षेत्र को हम अपनी समस्या में निर्धारित करेंगे। फिर जो है हम करेंगे कि वन शॉट केस स्टडी करेंगे, कि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि हम जो है मान लिया जाए कि शोधकर्ता एक प्रकार हाइपोथेसिस तैयार करता है, प्राकल्पना तैयार करता है कि हमको जो है 30 वर्षीय महिलाओं के पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखना है। तो हमें कैसे देखना है, हम अपना एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे कि हम इस एरिया से इस एरिया तक के में इस एज ग्रुप की महिलाओं या बालिकाओं का आंकड़े एकत्रित करेंगे और उनको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे एज वाइज। रैंडमली यानी कि जो हमको क्या लेना है, एज वाइज लेना। 30 साल, 29 साल, पहले हम 30 साल के सारी महिलाओं के लेंगे, फिर 29 साल के लेंगे, फिर 28 साल के लेंगे। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर हम एक जो है प्रायोगिक कल्प डिजाइन बनाएंगे। प्रायोगिक कल्प डिजाइन में जो है विभिन्न समूहों को आपस में जो है ज्वाइंट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रहते हैं, जैसे बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपने जो आपके मान लीजिए एक ही क्षेत्र है, तो आप उसमें भी देखेंगे, तो अब आप परिवार में जाएंगे, फैमिली में जाकर के आप सर्वे वर्क करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपकी एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। तो उसमें भी जो है उसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे वो आपके प्रायोगिक कल्प डिजाइन के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका है प्रतिदर्श डिजाइन बनाना होगा आपको। फिर उसके लिए नियंत्रित समूह का एक डिजाइन बनाना होगा। आपको मालूम है कि हमें इतने का डाटा सैंपल हम करेंगे। ये आपका एक नियंत्रण हो गया कि आप 1000 का डाटा सैंपलिंग करेंगे कि 2000 का करेंगे कि 5000 का करेंगे। तो ये एक नियंत्रण हो गया। अगर आप इस पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर आपका आंकड़े सही से नहीं आएंगे, रिजल्ट उसका सही से नहीं आएगा। फिर आप जो है संतुलित डिजाइन बनाएंगे कि हमें क्रॉस ओवर डिजाइन कैसे बनानी है, कि स्विच ओवर डिजाइन भी कहा जाता है इसको। इसमें भिन्न भिन्न समस्याओं को, भिन्न भिन्न चीजों को अलग अलग बांटते, वेरिएंस को। मैम ये क्वासी एक्सपेरिमेंट में ही आता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम हम ये कह रहे हैं, ये तो मतलब आपने ये वाला बताया, तो हम ये कह रहे हैं ये वाला प्रायोगिक डिजाइन में आता है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आएगा आपका। ठीक है, आवाज बहुत धीमे आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी मैम मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है, फिर हम एक दूसरे में कोरिलेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, हम उसको जैसे देखते हैं कि पुरुषों के आंकड़े कितने थे, फिर महिलाओं के आंकड़े कितने थे। मैं ये आपको बहुत इजी और बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ। रिसर्च है तो बहुत टिपिकल टॉपिक, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको
आसान सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जिसमें आपको समझ में आ जाए जो चीजें आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर हम जैसे सहसंबंध स्थापित करते हैं कि हमारी पुरुषों की कितनी थी जन्म दर और महिलाओं की कितनी थी, और 30 वर्षीय अगर हमने चयन किया है तो 30 वर्ष में हमें पुरुष कितने मिले हैं और महिलाएं कितनी मिली हैं, ठीक है। फिर हम आपस में को रिलेशन एक डिजाइन बनाते हैं महिला और पुरुषों का। इसी तरह अगर आप बालक बालिकाओं का समूह लेते हैं कि आपने मान लीजिए 10 से 18 वर्ष का समूह लिया है, तो आप पहले एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि हमें 10 वर्ष 11 वर्ष इस तरीके से आप टेबुलेशन करेंगे उसका। फिर उसके बाद जो है आप 10 वर्षीय देखेंगे बालक क्या है, और टेबुलेशन में आपके हर में 2 टेबल बनेगी। 10 इयर्स में एक बालक की एक बालिका की, या महिला या पुरुष, ठीक है, 2 टेबल आपकी बनेंगी। इसी तरह आपकी 11 वर्ष में भी 2 टेबल बनेंगी आपकी, कि आपकी बालक बालिका अलग अलग और महिला पुरुष अलग अलग। तो फिर हम दोनों में सह संबंध स्थापित करेंगे, कोरिलेशन, की हमारी महिलाओं की जन्म दर ज्यादा थी कि पुरुषों की जन्म दर ज्यादा थी, पॉपुलेशन कौन ज्यादा थी हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। और इजी और नॉर्मल लैंग्वेज करें। मैम आ रहे हैं। फिर इसी तरह से आपका जो है हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। वैषम्य डिजाइन यानी कॉन्स्ट्रक्ट डिजाइन जो हमारी होती है उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे हमने पहले दोनों में सहसंबंध स्थापित किया कि किसकी जन्म दर ज्यादा थी किसकी नहीं थी, कम थी। इसी तरह हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं कि पुरुषों की ज्यादा है पॉपुलेशन की महिलाओं की ज्यादा है पॉपुलेशन, और ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं सर्वे करने से, ठीक है। हम जिस क्षेत्र को हमने अपनी समस्या के लिए चुना है उस क्षेत्र में, हाँ बताइए। मैम ये जो आपने बताया ये वैषम्य डिजाइन और सह संबंध डिजाइन, मैम ये दोनों तो एक ही हुई कि उसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं, अलग अलग। सह संबंध चीज अलग है, कोरिलेशन चीज अलग है, तुलनात्मक अध्ययन किसी चीज का अलग है, ठीक है। मैम जो सह संबंध में हम देखेंगे कि महिलाएं और पुरुष किस वर्ष में सिमिलर हुए, किस वर्ष में अधिक हुए, किस वर्ष में कम हुए, ठीक है। फिर हम उनको एक दूसरे से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उसकी, ठीक है, तो वो हमारा कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर हम उनको किसी चीज की तुलना करेंगे कि पुरुष की पॉपुलेशन ज्यादा है महिलाओं की ज्यादा है, तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन हो गया। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया? जी किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करना यानी तुलना करना वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन किसी दो व्यक्तियों में एक रिलेशन स्थापित करना, एक तारतम्य बैठालना, वो कोरिलेशन कहलाता है। समझ में आई चीज? मान लीजिए कि हमारी आदतें जैसी हैं, हमारी फ्रेंड है या हमारी सिस्टर है, उसकी 10% या 20% या 30% आदतें मिलती हैं, तो ये क्या हुआ? कोरिलेशन हुआ, ठीक है। अब हमारी सिस्टर हमसे बेटर है या हमसे कम है, तो ये चीज क्या है? ये कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन हो गया, ये तुलना हो गई एक दूसरे की, एक दूसरे से। समझ में आई चीज? मैम। है ना? किसी की किसी से तुलना करना कि कौन बेस्ट है, कौन बेटर है, ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया, ठीक है। और किसी का किसी से जुड़ाव समझना कि हमारे अंदर मान लीजिए फिर आपने मेरी 50% हैबिट्स रीड की, ठीक है, और मेरी संग रहने वाली आप रूममेट है या मेरी सिस्टर है या कोई, आपने उसकी 50% आदतें रीड की, ठीक है, और उसमें आपने दोनों की आदतों में को मिलाया,
तो आपने उसमें देखा कि 40% हैबिट सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में सह संबंध है। तभी तो ये होगा कि वो मेरी सिस्टर है ना। समझ में आई चीज? जी भाई वो मेरी बहन, हमने आपको नहीं बताया कि वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, हमने कहा कि आप हमारे और शिवानी के बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना, आप कैसे देखेंगे उसको। तो आपने मेरी 40% 40 हैबिट्स रीड की, शिवानी की 40 हैबिट्स रीड की, ठीक है, और फिर आपने एक पेपर पे नोट डाउन की उनको, और आपने देखा कि 35% या 32 पॉइंट्स जो है मेरे और शिवानी के मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हुई, को रिलेशन हुआ, यस मैम। एक का दूसरे से संबंध। तभी Yes, ma'am. आप तब जब आप इस चीज को मिलाएंगे तब आप कहेंगे कि क्या बात है भाई, लगता है कि दोनों ये बहनें हैं, है ना। जब हैबिट सेम मिलेंगी या आप फिजिकली सेम फीचर्स देखेंगे तो आप यही देख के तो कहते हैं कि लगता है दोनों बहनें हैं। अगर मान लीजिए एक शक्ल के कुछ मिलते जुलते या थोड़े ज्यादा मिलते जुलते दो व्यक्ति मिलते हैं, तो आप देख के भले उनका कोई आपस में संबंध ना हो, ना ब्लड रिलेशन हो, ना ही वो एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आप देख के यही तो कहते हैं कि इसकी शक्ल और उसकी शक्ल मिलती है, लगता है दोनों में कोई संबंध है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये चीज जी जो मैम। होती है, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, सहसंबंध कहलाती है, ठीक है। और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को कंपेयर करना, ये चीज क्या कहलाती है, हमारा तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। यस मैम। एक दूसरे में मैम जो हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, मतलब देखते हैं किसी पर्सन से मतलब कितना अब जैसे आदतें हैं या कुछ भी है वो कितना मैच करता है, वो कोरिलेशन हो गया। और अगर देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा है इसकी तुलना में, तो वो कंपैरेटिव स्टडी हो गई। मेरे से बेस्ट कौन है या मेरे से बेटर कौन है या मेरे से लोअर कौन है, तो ये चीज जो आप देखते हैं ये कहलाता है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी। और जो आप ये देखते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए आंकड़े जो एकत्रित किए, 30 वर्षीय महिला की मान लीजिए 1980 में जन्म दर ये थी, ठीक है, 40 वर्षीय महिला की भी सेम, थोड़े से पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट मतलब कम हो ज्यादा हो, पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वही आंकड़े आ रहे हैं। 50 वर्षीय महिला के भी वही आ रहे हैं। तो क्या होता है, ये चीज कहलाती है सहसंबंध, आपस में को रिलेशन स्थापित करना, ठीक है। यस मैम। फिर आप लोगों ने मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताई थी कि आप लोगों को डाटा कलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, वो चीज नहीं समझ में आ रही है ना, कि आ गई आपको। नहीं मैम बता दीजिए, और मैम वो रिसर्च प्रपोजल वाला भी बता दीजिए। शॉर्ट डिजाइन की कुछ लिमिटेशन होती हैं, जो कि प्रयोगात्मक डिजाइन जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि प्रयोगात्मक डिजाइन में वेरिएबल्स के बीच में जो है परिणाम संबंध की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है, परिणाम और संबंध की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, जो हमारी प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। और इसी तरीके से उसकी इंटरनल वैलिडिटी और को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो उसकी इंटरनल वैलिडिटी है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और जो हम रिसर्च करते हैं, तो जो हम क्वेश्चनायर वगैरह जो छोटे छोटे प्रश्नावली और ये सब चीजें बनाते हैं, तो जो मतलब ये गुण उसमें विद्यमान होना चाहिए कि हम उसको वस्तुनिष्ठता को पूर्ण कर सके, ऐसा गुण उसके अंदर पाया जाना चाहिए।
जिसको हम आसानी से दोबारा अगर हम उस चीज को पूछें उसी व्यक्ति से, वही क्वेश्चन छोटे छोटे पुटअप करें तो वो उसी सरलता से जवाब दे सके जैसे उसने पहली बार जवाब दिया था। ठीक है। यस मैम। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है, और उसकी जो है फैक्टोरियल डिजाइन के लिए जो गुणित डिजाइन होती है, उसकी सांख्यिकी परिकलन जो जटिलता होती है वो काफी मतलब जटिल होती है। इसलिए जटिल होती है कि जो है काफी सारा डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स का, डिफरेंट जेंडर का, डिफरेंट क्या कहते हैं कास्ट का। जैसे हम लोगों ने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया, वो एग्जाम्पल दिया था, तो ये उसमें कई कॉजेज हो जाते हैं। ठीक है, आप जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाते हैं वो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाते हैं कि आपसे उसकी रिसर्च जो है आपका प्रूफ हो सके, तो इस कारण जो है इसके अंदर जटिलता उत्पन्न हो जाती है। और इसकी जो कसौटी होती है, रिसर्च डिजाइन की जो कसौटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है, वो पहला ये होता है कि शोध समस्या की जो समाधान करने के लिए हम जिस विषय पर शोध कर रहे हैं उसकी जो है क्षमता का समाधान हो सके समस्या का। सबसे पहला क्या गुण होना चाहिए, उसकी शोध समस्या का समाधान कर सके। ये हमारी रिसर्च डिजाइन की जो है कसौटी होती है पहली। दूसरी होती है कि जो बहिरंग स्वतंत्र चरों का नियंत्रण होना चाहिए। जो चर होते हैं, वेरिएबल्स, आप लोगों ने पढ़े हैं ना, यस मैम। वेरिएबल्स पढ़े हैं यस ना। मैम। दो Yes, होते ma'am. हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। जी क्या जी मैम। कुछ याद है ना उनके बारे में कि चर क्या होते हैं? दो तरीके के चर होते हैं मैम हमारे। शोध मैम चर होता है शोध का अनंतिम मतलब जो हम लोग अनंतिम कथन होता है, आई थिंक। अनंतिम कथन नहीं होता बेटा, इसी के जो समस्या हम चूज करते हैं उसका जो हमारे जो समस्या है उसको, उसमें हम सबसे पहले जो हमारी समस्या है वो जो है हमारा स्वतंत्र चर हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या, दो तरीके के, तीन तरीके के चर होते हैं, जिसमें कि पहला देखते हैं हम स्वतंत्र चर, जो हमारी समस्या हो गई तो हमारा स्वतंत्र चर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि समस्या तो समस्या है ही। दूसरा हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो हम उसके उद्देश्य बनाते हैं कि इन उद्देश्यों के तहत हम इस समस्या का निराकरण करेंगे। ठीक है, वो चीज कहलाती है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिर तीसरा चर होता है हमारा मध्यवर्ती चर, जो इन दोनों में एक संबंध स्थापित करता है, स्वतंत्र चर में और जो परतंत्र चर या आश्रित चर होता है उसके अंदर। स्वतंत्र चर जो है वो जो है हमारा दो पार्ट में विभक्त होता है। टाइप ई वेरिएबल होता है और दूसरा होता है एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, एक असाइंड होता है, एक एक्टिव होता है। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आता है आपका रिस्पांस वेरिएबल और व्यवहार परक चर में। ठीक है, दो तरीके के, बिहेवियरल चर वेरिएबल और रिस्पांस वेरिएबल। ठीक है, फिर आपका जो मध्यवर्ती चर है वो जो है आपका प्रायोज्य संबंधी संगत चर होता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जो आपका विषय है उससे संबंधित जो होता है वो आपका वो रिलेवेंट वेरिएबल कहलाता है। दूसरा हो गया आपका परिस्थिति जन संगत चर, जब आप उस क्षेत्र में
अध्ययन करने जाते हैं और वहाँ पे अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपको कुछ और चीजें भी मिलती हैं उस समस्या से रिलेटेड। तो वो जो छोटी छोटी और समस्याएं आपको दिखती हैं वो परिस्थिति जन संगत चर होता है। ठीक है, ये हमारे चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मैम ये जो परिस्थिति जो है वेरिएबल है, ये हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं। हाँ क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करिए। ये जो परिस्थिति जन चर है, ये क्या हाँ। हमारी स्टडी को इफेक्ट करते हैं? नहीं, स्टडी को इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं। आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसको आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको जो है रिसर्च को अच्छा परिणाम देने में काम आती हैं। समझ गए? मैम तो फिर ऐसे ऐसे तो फिर एक रिसर्चर भटक जाएगा, क्योंकि वो रिसर्च तो किसी टॉपिक पे कर भटक रहा है, तो जाएगा? बाहर से क्यों भटक जाएगा, ये बताइए, क्यों भटक जाएगा? क्योंकि मैम परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो चर आएगा ना, तो जब परिस्थिति के अकॉर्डिंग आएगा तो फिर रिसर्चर तो उसको भी इंक्लूड करेगा उस चीज को। तो जब अगर हम नहीं, उसको इंक्लूड करेंगे तो हम अपने वो मार्ग जो अपना घटनाक्रम देख रहा है, जो वो अपनी समस्या देख रहा है, ठीक है, वो वही समस्या देखेगा। लेकिन जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम किसी एरिया को हमने सेलेक्ट किया और वहां पे हमने देखा कि वहां पे लोग फिजिकली हैंडीकैप ज्यादा है। ठीक है, समझ गए इस चीज को कि फिजिकली हैंडीकैप लोग ज्यादा हैं। तो फिजिकली हैंडीकैप में महिलाएं की पुरुष है, आपने ये रिसर्च में आप देख रहे हैं अपनी। लेकिन हमने अगर ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पे लोग फिजिकली हैंडीकैप क्यों हैं, ठीक है, रीजन पता करने की कोशिश की कि ये फिजिकली हैंडीकैप क्यों हैं, तो हमें रीजन पता चला वहां पे। तो रीजन पता चला तो उसको हम अपने उसमें रिसर्च में जो हमारा शोध है उसमें हम डालेंगे कि फला जगह पानी खराब था, इस वजह से जो है लोग फिजिकली हैंडीकैप थे। अब अगर आप पानी खराब था तो आपने उस एरिया, वो एरिया जो गवर्नमेंट के इसमें आता है मान लीजिए, तो आपने वहां से आंकड़े एकत्रित किए और आंकड़े एकत्रित करने के बाद आपको पता चला कि हाँ यहाँ पे पानी में किस चीज की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों का फिजिकली अफेक्टेड हो रहे हैं, और उनके अफेक्टेड होने की वजह से वो उनमें किन किन चीजों का कमी आ रही है जिसकी वजह से जो है लोग फिजिकली हैंडीकैप हो रहे हैं। तो हमने तो ये देखा, हमको तो सिर्फ हमने रिसर्च का जो अपना शोध का विषय लिया था वो तो ये देखा था ना कि इस एरिया में जो है, जैसे मान लीजिए मलिन बस्ती ले ली कि इस मलिन बस्ती में इस क्षेत्र के जो महिला एवं पुरुष हैं या बालक एवं बालिका हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, लेकिन उनका रीजन ये जो हमें पता चला कि जब हमने वहाँ सर्वे वर्क किया, ठीक है, जो हमने क्वेश्चनायर बनाया उसमें जो हमारे क्वेश्चन थे हमने उनको तो उनसे पूछा ही पूछा। संग में एक क्वेश्चन हमने अगर अपनी इंटरेस्ट दिखाया कि क्यों है फिजिकली हैंडीकैप, तो हमने अगर उसमें पता चला कि वाटर अफेक्टेड के कारण जो है बच्चा फिजिकली हैंडीकैप हुआ है, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन और नीचे लिख लिया कि वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप पानी के खराब होने की वजह से हुआ। तो ये हमारा जो है परिस्थिति जन चर हो जाएगा, लेकिन हम उस पर शोध थोड़ी ना कर रहे हैं। शोध तो हम कर रहे हैं किस पे, कि लोग वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, ये आपकी जो रिसर्च जो आप शोध समस्या चुनते हैं, आप तो वर्क उस चीज पे कर रहे हैं ना। ठीक है, आप लेकिन जो आपको उसके संग संग वहाँ पे कुछ मिल गया तो आपने वो भी उसमें अपनी रिसर्च में मेंशन किया कि ये जो है वहाँ पे परिस्थिति जन्य जो है आपका चर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। अब क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है तो बताइए, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझ।
मैम मैम क्लियर हो गया। मैम जैसे आपने बताया कि वाटर एक मेन कारण हो सकता है कि हम सिर्फ एक शूट करने गए, उसमें ये था कि इस पॉपुलेशन के कितने लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं, है ना? हाँ, हमें और खाली हो उसकी सकता है संख्या कि वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड अफेक्टेड हो, वहाँ की मिट्टी अफेक्टेड हो, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर खेती की जा रही है, अनाज में जो है फर्टिलाइजर इतनी ज्यादा हो जिसकी वजह से वो हैंडीकैप्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये तो जब आप उस एरिया में पहुंचेंगे अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, कई रीजंस हो सकते हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखा कि आपने जो सर्च किया उसमें आपने टॉपिक ढूंढा तो उसमें आपको मिला कि फला एरिया में हैंडीकैप लोग ज्यादा हैं, विकलांगता वहां पे ज्यादा है, तो आपने अपना शोध का अध्ययन का विषय लिया कि हम वहां पे जाकर के देखेंगे कि वहां पे विकलांग लोग क्यों हैं। ठीक है, विकलांगता स्त्रियों में ज्यादा है कि पुरुषों में ज्यादा है, बालक में ज्यादा है कि बालिकाओं में ज्यादा है। ठीक है, मेल फीमेल किस में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने जो अपना क्वेश्चनायर बनाया था कि हम वहां जा करके अपने शोध समस्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो शोध समस्या है उसका निराकरण होगा। क्वेश्चनायर प्रश्नावली यही तो कहती है कि आप जो शोध समस्या है उस पे जो जितने भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के बनाते हैं, वो एक व्यक्तिगत जो आप आकलन करते हैं वो अलग होता है कि व्यक्ति का नाम क्या था, उसकी उम्र क्या थी, उसका कास्ट क्या थी, उसका व्यवसाय क्या था। ये आपका पर्सनल क्वेश्चनायर हो गया, व्यक्तिगत आकलन। फिर उसके बाद आप समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं प्रश्नावली में। तो वो जो समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, जो समस्या आपने ली है, चुनी है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन जब आप तो अभी दूर बैठे ना, उस एरिया से दूर बैठे हैं, आपने दूर बैठ करके ये सब आपने मतलब एक शोध की डिजाइन बनाई कि हम इस तरीके से रिसर्च करेंगे, ये चीजें एकत्रित करेंगे, ये करेंगे। जब आप उस एरिया में सर्वे वर्क करने पहुंचे, ठीक है, जब आप उस एरिया में सर्वे वर्क करने पहुंचे और आपने घर घर जा करके और क्वेश्चनायर अपनी प्रश्नावली ढूंढना शुरू किया, उनसे डाटा कलेक्शन शुरू किया, तो आपको पता चला कि विकलांगता यहाँ है। तो लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो वाटर के कारण है कि एग्रीकल्चर लैंड के कारण है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है प्रदूषित है, क्या रीजन है ये अभी आपको नहीं पता है। लेकिन क्योंकि आप वहाँ एज ए रिसर्चर गए हैं तो आपने पता लगाने की कोशिश की, तो आपको कुछ ये 2-3 कॉजेस पता चले। तो ये क्या है, ये समस्या जनित चर हो गए। ठीक है, आप कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ का पानी पोल्यूटेड है, जो वहाँ के रहने वाले कि पानी की वजह से हम लोगों के अंदर विकलांगता है। आपने कोई अभी वाटर टेस्टिंग कराई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या मालूम कि उसमें जो है किस चीज की अधिकता है या कौन सी चीज बिल्कुल नगण्य है, नहीं है। या लोगों ने कहा यहाँ की मिट्टी खराब है, यहाँ की खेती बाड़ी, तो ना आपने अभी फर्टिलाइजर की जहाँ वो मिट्टी की जांच कराई कि मिट्टी खराब है कि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की वजह से लोग यहाँ पे जो है विकलांगता का शिकार है। तो ये जो 2-3 रीजन आपको छोटे छोटे मिलते हैं, ये जो क्या कहलाते हैं, ये जो आपके हैं वो परिस्थिति जन्य चर कहलाते हैं, जो आपकी समस्या के संग जुड़े होते हैं। ठीक है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, समझ गए? आप चाहे भी तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी समस्या के संग जुड़े हुए हैं। यस मैम। तो मैम ये फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कहलाएंगे, ये मध्यवर्ती चर कहलाएंगे। मध्यवर्ती चर का प्रकार है जो है परिस्थिति जन चर। ये मध्यवर्ती जो बीच में आ जाते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो आ जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ ये? जी मैम क्लियर है।
अब आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है? आपको क्या डाटा संकलन नहीं समझ में आया है? आंकड़ों का या तथ्यों का जो है डाटा संकलन, डाटा समझाऊं आप लोग को? डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? प्राइमरी यस मैम, यस मैम। डाटा संकलन करने के लिए हम लोगों के पास अनेक प्रकार की प्रणालियां रिसर्च में दी गई हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक प्रणाली का आपको एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चनायर, ठीक है, प्रश्नावली विधि, है ना। तो सबसे पहला विधि हमारी आएगी इसमें ऑब्जर्वेशन, कि हम उस समस्या को, जो समस्या हमने चुनी है, उस समस्या को हम ऑब्जर्व करें, यानी कि उसका निरीक्षण करें, प्रेक्षण करें कि वो जो समस्या हमें पता चली है वो वास्तविक तौर पर उस क्षेत्र में वो समस्या व्याप्त है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन प्रणाली कहलाती है। फिर हम जो है साक्षात्कार विधि, जैसे हमने कहा कि आपको उस समस्या का पता अच्छे से कैसे चलेगा कि हम कोई एक क्वेश्चनायर बनाएं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत आकलन के लिए हमने व्यक्तिगत डाटा कलेक्शन के लिए 10-12 क्वेश्चन उसके पर्सनल लाइफ से, कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, उम्र क्या है, वो उस क्षेत्र का कब से निवासी है, वो उसके मतलब वो क्या व्यवसाय करता है, उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, ये सब जो पहले हमने उसका एक पर्सनल डाटा कलेक्शन किया। फिर उसके बाद जो है हमने समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए थे, वो हमने उससे पूछे, और एक प्रोफार्मा हम बनाते हैं जो कि साइकोलॉजी में एक टेस्ट है, उसके आधार पर ये हमको एक क्वेश्चनायर विधि, मनोवैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर हम अपने क्वेश्चन तैयार करते हैं। फिर हम इंटरव्यू प्रणाली बनाते हैं कि हम उसका साक्षात्कार लेते हैं। दोनों में अंतर है, प्रश्नावली में भी और क्वेश्चनायर जो है वो प्रश्नावली एक अलग टेक्निक है जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। दूसरा है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू हम वो दूसरी टेक्निक है। फिर है उसके बाद जो कि हम उस केस का अध्ययन करते हैं और उसको एक सोशियोमेट्रिक उसका एक पैमाना निर्धारित करते हैं कि हम उसको हम उसकी सामाजिकता, जो उस समाज में जिस क्षेत्र में व्याप्त है, उसका एक मीटर निर्धारित करते हैं। जैसे कि मीटर क्या निर्धारित करना हो गया कि जैसे हमने एज ग्रुप बाउंडेशन कर दी कि वो 18 वर्षीय लेना है हमको समस्या में, बालक बालिका लेने कि से बालक, अगर आप बालक लेंगे तो फिर आपकी कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम अगर बालक और बालिका दोनों के आंकड़े एकत्रित करेंगे तभी हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो पाएगी। तो उसके लिए हम ये मानक सोशियोमेट्रिक मानक जो है हम निर्धारित करते हैं। फिर हम अपनी जो है व्यक्तिगत अध्ययन देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं। हम अपना जो हमने समस्या ली है उसका पहले तो हमने ऐसे अध्ययन किया कि हाँ इस क्षेत्र में ये अध्ययन, फिर हम उस जगह सर्वे करने जाते हैं, फिर वहाँ पे हम उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा केस स्टडी कहलाती है। फिर हम वहाँ पे जो अपना क्वेश्चनायर या साक्षात्कार के लिए जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं उसमें जो है हम देखते हैं कि
हर व्यक्ति की केस हिस्ट्री जानते हैं। मान लीजिए अगर वो जिस समस्या से ग्रसित है, हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी देखते हैं कि वो समस्या से कब से ग्रसित है, ऐसी समस्या उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में रही है कि नहीं रही है, ये सब चीजें हम निर्धारित देखते हैं उसमें। तो ये हमारी कहलाती हैं केस स्टडी एंड केस हिस्ट्री। हाँ बोलिए। मैम ये हम लोग का फरवरी के लास्ट में हम लोग को एक रिसर्च प्रपोजल देना है बना के। मैम उसके बेटा हम बारे में उसी के लिए तो आपको ये चीज समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसीलिए आपको रिसर्च डिजाइन समझाई। रिसर्च डिजाइन जब आपको क्लियर होगा तभी आप जो है वो बना पाएंगे अपना प्रपोजल, जी मैम। है ना। रिसर्च डिजाइन जब आपको क्लियर होगी तभी तो आप बनाएंगे कि पहले आप उस समस्या के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आप, है ना। यही चीज तो मैंने अभी बताई कि वो समस्या जहां से भी आपने वो समस्या सुनी या देखी या कहीं नेट से सर्च की या कहीं से भी की, तो आपने अभी तो उसको आप ऑन द पेपर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आप ऑन द पेपर जो आपने एकत्रित किया है मटेरियल, वो तो आपका इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपके ये सारे वो चले जाएंगे जहां जहां से आपने ये कलेक्शन किया है। फिर उसके बाद जो है आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे, ठीक है। आप परिकल्पना बनाएंगे उसकी, हाइपोथेसिस की, आप जो शोध कर रहे हैं वो आपका उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। उद्देश्य निर्धारित करेंगे। ये सब इसीलिए तो रिसर्च डिजाइन आपको पढ़ाया कि आप प्रपोजल जो बनाना चाहते हैं वो आपका इसी से बेस होकर के बनेगा ना बेटा। मैम जी मैम, ये जैसे हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम, मैम आपने बताया कि सबसे पहले रिसर्च हम उसे रिसर्च प्रॉब्लम कह रहे हैं, आप लोग उसे टॉपिक कहते हैं इजी लैंग्वेज में कि मैम हमने ये टॉपिक चूज किया है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कभी वही कभी जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं वही आपका शोध डिजाइन है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपकी। और रिसर्च आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप अपना देखिए कहीं कोई बगल में और कोई डिवाइस तो नहीं रखी है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। मैम जैसे अब आ रही है मैम आवाज? हाँ अब आ रही है। मैम जैसे प्रॉब्लम का आपने बताया कि प्रॉब्लम सबसे पहले हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, तो मैम कहीं कहीं दो वर्ड आते हैं, एक जैसे प्रॉब्लम को चुनाव या प्रॉब्लम का चुनाव करना चाहिए या प्रॉब्लम का चयन करना चाहिए हमको? प्रॉब्लम का चयन किसी भी समस्या को चयनित करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, उसको चयन करते हैं उसका कि हमें फला समस्या पे जो है शोध कार्य करना है। हम उसका चुनाव नहीं करते हैं, चयन करते हैं। चयन यानी कि खुद से जो चीज करने की कोशिश की जाए, जो चयन इसलिए करते हैं ना कि आपको वो समस्या जेन्युइन लगी, आपको वो समस्या लगी कि हाँ अगर हम इस पे रिसर्च करेंगे तो जो परिणाम आएंगे उससे लोग लाभान्वित होंगे, तो आप चयन करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं उसको। चुनाव का मतलब हो गया कि आपके पास कई चीजें हैं और आपके पास मान लीजिए 10 खिलौने रखे हैं, आपने उसमें से जो आपको सर्वोप्रिय लगा वो आपने चुन लिया और आपने उसको उठा लिया। लेकिन शोध समस्या जो है वो आपने के पास 10 टॉपिक है, ठीक है। आप पहले उसको ये सबसे पहले आपका अध्ययन ये होना चाहिए कि आप ये देखिए कि कहीं पहले उस पर शोध हो चुका है, ठीक है। और उसके रिसर्च होने के बाद उसके क्या परिणाम आए थे। परिणाम अगर वो शोध आज से 10 साल पहले हुआ है तो उसके परिणाम और आज के परिणाम में डिफरेंस होगा, तो आप एक टाइम वो चीज चयन कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं कि आप दोबारा उस पर रिसर्च वर्क करें, ठीक है।
और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं इस पे तो शोध कार्य हो चुका और उसके जो परिणाम आए थे वो उचित थे और वो परिणाम आज भी लागू किए जा सकते हैं और उससे जो है उस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है या उस समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हमारे पास जब इस पे हम ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो हम क्यों ना नई समस्या चुने, तो वो चयन करते हैं हम, ना कि चुनाव करते हैं। समझ में आ गया जी मैम। है ना? शोध समस्या हमेशा जो है हम ये देखते हैं कि किस पे रिसर्च ऑलरेडी आप अगर नेट पे डालते हैं अगर कोई टॉपिक, तो आप ये देखते हैं कि वो आपको एग्जिस्ट करा देता है, दिखा देता है कि इस पे फला ईयर में ये रिसर्च हो चुकी थी, उसके रिजल्ट ये आए थे, फला ईयर में ये रिसर्च हुई थी और इस पे ये रिजल्ट आए थे। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? जनरल्स वगैरह आप देखते हैं तो उसमें भी दिखाता है कि जनरल्स वगैरह यस मैम। ओपन करते हैं तो उसमें भी दिखाता है कि इस पे ये जो है ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और उसके ये परिणाम आए थे। दिखाता है कि नहीं? या किसी का जनरल वगैरह में आपको आर्टिकल मिल जाता है या रिसर्च पेपर मिल जाता है, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसी समस्या का चयन करते हैं जो करंट में हो और जो सर्वव्यापी हो और जिसपे पहले रिसर्च ना हुई हो और हम उसको चूज करें और उस पे हम जो है काम करें अपना शोध का, और उससे जो परिणाम आए वो हम लोगों तक पहुंचाएं और उनको लाभान्वित करें। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो हमारा तीसरा होता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव स्केल। ऑब्जेक्टिव स्केल में हम देखते हैं कि रेटिंग स्केल क्या है कि उस समस्या का कितने हद तक ज्यादा से ज्यादा व्याप्त है या एक नॉर्मल उसमें व्याप्त है, ये चीज हम देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका रैंकिंग स्केल क्या है। ठीक है, पदांकन मापनी क्या है कि रैंकिंग स्केल कि हम अगर इस समस्या को चुनते हैं और इसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, हमको और क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए कि जिससे कि हमारे इस समस्या का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ सके और लोग इसको बेहतर से बेहतर समझ सकें। फिर हम इन सब चीज़ों को आकलित करने के लिए हम जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या मनोवैज्ञानिक स्तर पर रिलेटेड है तो हम उसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बुद्धि परीक्षण लगाते हैं या अभियोग्यता टेस्ट लगाते हैं हम, एप्टीट्यूड टेस्ट, या अभिरुचि सूची बनाते हैं या व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि व्यक्तित्व परीक्षण आप कैसे करते हैं। मनोविज्ञान में कई प्रकार के टेस्ट आते हैं और ये सारे अलग अलग तरीके के आते हैं। इंटेलिजेंसिया का टेस्ट अलग आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट अलग आते हैं, हर एज ग्रुप के हिसाब से आते हैं। ठीक है, जो ऑथेंटिक होते हैं वही टेस्ट हमको यूज करने होते हैं, ना कि कोई अपनी मापनी हमें नहीं बनानी होती शोध में कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट लगाएंगे तो एप्टीट्यूड के अपने हिसाब से आपने मान लीजिए प्रश्नावली बना ली तो वो ऑथेंटिक नहीं कहलाती है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट ऑथेंटिकेट होता है, जो आ, आ, हर जगह से सर्टिफाइड होता है, वो वाले टेस्ट हम यूज करते हैं। अगर आपका जैसे कोई शोध समस्या आपने ली है जो इंटेलिजेंसिया देखने के लिए है, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा लिया जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण लग सकता है, कि जैसे हमने लिया कि 18 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं का जो है अध्ययन देखना है हमको, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं आपका 18 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना, बौद्धिक विकास देखना और उसका मानसिक विकास देखना।
तो बौद्धिक विकास के टेस्ट अलग आएंगे आपके, मानसिक विकास के टेस्ट अलग आएंगे आपके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग आएगा, मेंटल डेवलपमेंट के टेस्ट अलग आएंगे। और वो आपको एज ग्रुप के हिसाब से कि जैसे आपने बच्चों की एज ग्रुप का लिया तो बच्चे उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके के टेस्ट आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने वो स्लेट देखी है जिसमें बीड्स लगी होती हैं, स्लेट आती थी जिसमें ऊपर 1 नंबर पे, या अबैकस देखा है आपने, अबैकस में बीड्स लगी होती हैं उस स्लेट में। जैसे 1 गिनती गिनानी है तो 1 बीड होती है, 2 के यस लिए मैम, यस मैम, होती है, 3 के लिए यस 3, मैम, है ना। इस तरीके की स्लेट मैम। देखी जी है मैम। आपने? और इसी तरह से अबैकस आता है, उसमें भी बीड्स होती हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक 14 वर्षीय बालक के मानसिक स्तर का आकलन कर रहे हैं तो हम उसको वो चीज पकड़ाएंगे और उससे कहेंगे कि आप इसको जो है ऊपर नीचे करके हमें बताओ कि किस उसमें कितनी बीट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो आपका जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट में समय निर्धारित होगा कि इतने समय में इस बालक को ये चीज क्लियरली आपको बता देनी है, तो अगर वो उतने समय में बता देता है तो उसका मतलब उसका बौद्धिक विकास सुचारू रूप से हो रहा है। और अगर वो टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा और थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है या बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब उसका बौद्धिक विकास नॉर्मल स्तर पे नहीं हो रहा है। तो ये जो है हमारे मनोवैज्ञानिक टेस्ट आते हैं आपके जो है इंटेलिजेंसिया, ये आपकी समस्या के आधार पे उसमें लगाए जाते हैं। समझ गए? ये चीज क्लियर हुई आपको? यस मैम। कि जो आपने समस्या निर्धारित की है उसमें यदि आपका वो टॉपिक मनोविज्ञान से रिलेटेड है कि आप उसमें जो है फिजिकली डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास देखना चाहते हैं, बौद्धिक विकास देखना चाहते हैं, मानसिक विकास देखना चाहते हैं या क्रियात्मक विकास देखना चाहते हैं, जितने भी आपके डेवलपमेंट्स हैं, अगर उनमें से आप कोई भी डेवलपमेंट्स देखना चाहते हैं जो आपकी शोध समस्या से रिलेटेड है तो उन डेवलपमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग तरीके के टेस्ट आते हैं, ठीक है। तो वो हम अपनी शोध समस्या के टॉपिक के हिसाब से हम उन टेस्ट का निर्धारण करते हैं कि हमारी शोध समस्या ये है तो इसमें ये वाला टेस्ट लगेगा जिससे कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये हमारे कहलाते हैं मनोवैज्ञानिक टेस्ट। उसमें आपका इंटेलिजेंसिया टेस्ट भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और जो है अभिरुचि टेस्ट, अभिरुचि की सूची भी होती है आपकी, और व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है, प्रश्नावली और साक्षात्कार के लिए भी हमारे पास ऑथेंटिकेट जो हमारे ये टेस्ट बने हैं, हम उसी के आधार पे अपनी प्रश्नावली और साक्षात्कार के लिए जो हम प्रोफार्मा डेवलप करते हैं वो भी उसी के आधार पर ही डेवलप करते हैं, ना कि अपने आधार पर डेवलप करते हैं, क्योंकि वो मान्य नहीं होता है। जो मान्यता प्राप्त चीजें हैं टेस्ट, उन्हीं के आधार पे हम अपना क्वेश्चनर और इंटरव्यू जैसा जो टेस्ट है वो लगाते हैं। और ये निर्धारण होता है हमारी शोध समस्या पे, शोध समस्या हमारी कैसी है, उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट बताते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारे उद्देश्य जो हम अपनी शोध समस्या के बनाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। आया समझ में? और क्या चीज आपको क्लियर नहीं है? मैम रिसर्च प्रपोजल बता दीजिए, उसके स्टेप किस हिसाब से बनेंगे। रिसर्च प्रपोजल में आपको सबसे पहले आपका प्रस्तावना बनेगा, ठीक है। जो आपकी रिसर्च डिजाइन है वही आपका रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल कहीं अलग से टॉपिक नहीं मिल जाएगा आपको।
रिसर्च सबसे पहले हमको प्रस्तावना लिखना है। इंट्रोडक्शन आप देंगे ना कि आपने इस समस्या का निर्धारण कहाँ से किया, आपने ये समस्या कहाँ से चुनी, आपकी ये समस्या किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और इससे जो है आपका जो सैंपलिंग है कि महिला एवं पुरुष है कि बालक एवं बालिका है, क्या एज ग्रुप है, उस पे कितना इफेक्ट डालती है, आप उसके बारे में जब थोड़ा सा बताएंगे ना आपका, क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल है, बहुत शॉर्ट है, तो आप इसके बारे में चाहे 4 ही 6 लाइन बताएंगे, जो मेन पॉइंट है वो आप बताएंगे और उसकी पीपीटी बनेगी आप, ठीक है। मैम सबसे पहले हम रिसर्च पहले तो प्रपोजल आपको ऑन दी पेपर बनाना है, ऑन दी पेपर बनाने के बाद फिर आप इसकी पीपीटी तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना बनानी है, प्रस्तावना बनाने के बाद हमें उसके उद्देश्य या परिकल्पना बनानी है, परिकल्पना बनाने के बाद हमें उसके उद्देश्य का निर्धारण करना है, उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद हमें उसमें कौन सा टेस्ट, हम किस तरीके का उस शोध समस्या से रिलेवेंट जो टेस्ट होगा वो कौन सा टेस्ट हम उसमें लगा सकते हैं वो निर्धारित करना है। फिर हम सैंपलिंग किस आयु वर्ग की कर रहे हैं वो डाटा कलेक्शन हमें देखना है, एरिया का निर्धारण करना है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा आपकी समस्या में, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, स्वतंत्र चर क्या है आपने बनाया, और परतंत्र चर क्या है ये आपको बताना होगा उसमें, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखना होगा कि आप ने जो है कहाँ कहाँ से इसका कलेक्शन किया, जो जैसे मान लीजिए आपने वैज्ञानिक है तो आपने जैसे हरलॉक की बुक से रेफरेंस किया तो उसका कौन से पेज नंबर और कौन सा जो है राइटर है बताना होगा उसमें। आपका बहुत ये हाईफाई नहीं बनेगा, 2 4 चीजें, लेकिन बनेगा पूरा वैसे ही। मैम जैसे हम लोग को तो हम लोग को हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है। मैम हम चैट से पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन आपसे। हाँ ठीक है। मैम सीक्वेंस बता दीजिए कि प्रस्तावना के बाद उद्देश्य व परिकल्पना, उसके बाद उद्देश्य का निर्धारण, मैम उसके बाद क्या रहेगा? ये आपको मेरे पास आना पड़ेगा क्लास में, कॉलेज में, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ बैठ करके बताऊंगी, आपने जिस तरह तो आपको कहा था कि पर्सनली टॉपिक भेज दीजिए तो मैं आपको बता दूंगी कि किसमें क्या बनेगा और क्या क्या होना है। टॉपिक तो भेजा नहीं, ठीक है, तो हम ऐसे कैसे बता देंगे, तो मेरे पास कॉलेज आना पड़ेगा। मैम जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन में बनाना है तो लाइक मैम किस तरह से बनाएंगे मैम, एक डेमो मिल जाता तो ज्यादा सॉल्यूशन मतलब इजी हो जाता। आपको होम साइंस की किसी भी ब्रांच में बनाना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो शोध विषय है, शोध समस्या क्या आपने लिखी है उसके आधार पर ना बनेगा वो यस शोध मैम, यस मैम। के आधार पे, चाहे वो न्यूट्रिशन का टॉपिक हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजी का हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, चाहे आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, आपकी शोध समस्या क्या है उसके आधार पे आगे की रिसर्च डिजाइन जो है वो निर्धारित होगी। हम ऐसे कैसे बता दें इन जनरल, अगर हमने इन जनरल तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, इन जनरल तो हमने आपको मैम किसी योजना पे कर सकते हैं क्या? जैसे किसी योजना पे करना चाहें हम, जो योजनाएं क्या भारत सरकार देखना द्वारा चाहते चलाई हैं, जा रही हैं। नहीं योजना पे आप करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज तो बताइए क्लियरली कि आप योजना पे क्या देखना चाहते हैं, कि वो योजना सक्सेसफुल है कि नहीं है, या वो योजना किससे रिलेटेड है। वो तो आप जब हमें बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, तब हम उसके आधार पे आपको वहां पे बताएंगे कि आप कैसे उसकी हाइपोथेसिस बनाइए, कैसे आप उसके ऑब्जेक्टिव बनाइए,
तभी तो हम बेटा बताएंगे, ऐसे नहीं बन पाएगा वो कि जो है आप जो है घर बैठे मैम आपने बताया कि मैम आपने बताया कि टेस्ट में लगते हैं, तो मैम किस वाले प्रपोज मतलब लाइक किस रिसर्च में कौन सा टेस्ट लगेगा, ये मैंने कैसे इसमें पता चलेगा बताया मैम? कि टेस्ट लगते हैं यदि आपका टॉपिक आहार एवं पोषण और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड होकर के आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक है, तो आप उसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट जी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसका निर्धारण भी आपकी शोध समस्या के आधार पे होगा। तो जब तक आप मेरे को शोध अपना टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको कैसे बता पाऊंगी कि आपका जो है टॉपिक जो है न्यूट्रिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि एक्सटेंशन का टॉपिक है कि किस चीज का टॉपिक है। हर टॉपिक के आधार पे रिसर्च कोई ऐसा नहीं है कि मैम फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर फूड सिक्योरिटी पे किया जाए तो फूड मैम फूड सिक्योरिटी एंड में न्यूट्रिशन में फूड सिक्योरिटी पे किया जाए तो मैम किस तरह से होगा? फूड सिक्योरिटी में आप क्या देखना चाहेंगे? फूड सिक्योरिटी में आप मैम क्या देखना? लाइक ऐसा हो मैम जैसे कि एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसमें इतनी प्रतिशत शुद्धता है, उस सर्टिफिकेट के बाद क्या वही मेंटेन रहती है शुद्धता या नहीं रहती है मैम अगर पेस्ट किया जाए तो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो आपको सैंपलिंग चाहिए। बिना सैंपलिंग के कोई रिसर्च आपकी कहाँ से फाइंड अप होगी और वो कहाँ से रिसर्च कहलाएगी? ये मैम तो वही आप वही चीज मैं ये बताना तो चाहती आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग हुई ना भाई। आप शुद्धता थी। जी देखना मैम। चाहते हैं, वो तो आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग हुई। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग तो गवर्नमेंट कभी भी आप अगर कंप्लेन करते तो गवर्नमेंट करा सकती है, उससे आपकी शोध समस्या कहाँ से हल हुई? कहाँ मैम से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही बीच बीच में। हाँ पता नहीं किसके उससे डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज किसी भी भोज्य पदार्थ में वो देखते हैं कि मिलावट है कि नहीं है, फूड एडल्ट्रेशन का टॉपिक आप लेना चाहते हैं, तो अगर जी मिलावट है और कितने प्रतिशत तक मिलावट है, तो ये तो आपका मतलब एक लेबोरेटरी टेस्टिंग वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। लेकिन उस अगर उसमें मिलावट है, किस हद तक मिलावट है और उससे लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, बड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं कि महिलाएं प्रभावित हो रही हैं कि केवल पुरुष प्रभावित हो रहे हैं, कौन सा वर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जब हम उसके संग ये चीज जोड़ेंगे तब ये हमारा शोध का टॉपिक बनेगा। खाली अगर आप फूड एडल्ट्रेशन देख ओके रहे हैं तो फिर वो तो कोई टॉपिक नहीं है ना। वो तो आप लेबोरेटरी में जाइए, टेस्ट कराइए और टेस्ट करके रिजल्ट आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, वो आपको बता देंगे तो उसमें आपने किया क्या। तो ये चीज तो शोध का हुआ नहीं, जी आपका मैम। शोध विषय हुआ नहीं आपका। फूड एडल्ट्रेशन लाइक के ऐसा होगा कि फूड सिक्योरिटी जो मिक्सिंग हो रही है तो उससे लोगों की लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है? हाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिजिकली मेंटली किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप अगर करते हैं तो आपका ये शोध का विषय बनेगा। मैम और इस चीज का पेंडेमिक पे क्या असर पड़ा मैम, ये भी एक टॉपिक हो सकता है उसके लिए हाँ बेहतर। बिल्कुल हो सकता है। जी मैम तो वही मैं एक बार। उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा ना बेटा कॉलेज, और कॉलेज आके आप अपना, मैंने वही कहा कि आप अगर टॉपिक जनरल नहीं करना चाहते हैं तो आप या तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके बताइए, और या तो आप मेरे पास एक दो बार तो कॉलेज आइए, तो जिससे कि मैं आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बता दूं जिससे कि आपका फंडा क्लियर हो जाए आपकी अपनी टॉपिक पे, और आप उसको आगे बना लीजिए बैठ के। मैम और दूसरी चीज मैम एक बार जो सिनॉप्सिस या जो प्रपोजल होता है उसका एक डेमो मिल जाता तो उसमें इजी रहता था कि लाइक या मैम आप वो बता भी रही है वो वो भी सही आपको है। मिल वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉलेज मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट आना पड़ेगा। ओके 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 मैम। आपको पूरी थीसिस देखने को मिल जाएगी, आपको सिनॉप्सिस देखने को मिल जाएगी, आपको रिसर्च प्रपोजल देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास कॉलेज आना पड़ेगा आपको। जी मैम। मैम हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वो हमने चैट बॉक्स पे डाला है।
मैंने बताया तो बेटा, वही टॉपिक तो डिस्कस ही कर रही हूँ। रिसर्च प्रपोजल आपका, रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले आप समस्या का चयन कीजिए कि आप क्या समस्या ले रहे हैं, किस क्षेत्र से ले रहे हैं, उसके बारे में आप एक इंट्रोडक्शन बताइए। ठीक है, इंट्रोडक्शन बनाना रहेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब यही तो होता है ना कि हमने अपना, अब हम हैं, हम कौन हैं, हम अपने बारे में जब बताएंगे कि माय नेम इज विनीता श्रीवास्तव एंड आई एम वर्किंग इन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीजीपीजी कॉलेज, ये हमारा इंट्रोडक्शन ही तो हुआ। तो जो आप समस्या ले रहे हैं, वही समस्या के बारे में जो आप बताएंगे, उसका क्षेत्र बताएंगे, वो किस आयु वर्ग में व्याप्त है, ये सब जो आप शॉर्ट में बताएंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक मैम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, उसके बाद में मैम बिना इंट्रोडक्शन के रिसर्च कैसे, बिना प्रस्तावना के कैसे रिसर्च होगी, ये बताओ। समझ के पहला स्टेप हमारा इंट्रोडक्शन हो मैम, दूसरा स्टेप हमारा कौन सा होगा? दूसरा स्टेप होगा कि आप उसकी परिकल्पना बनाइए। मैम हाइपोथेसिस बनाने का ध्यान रखना चाहिए। हाइपोथेसिस बनाने के लिए आप देखिए ना कि उस क्षेत्र जो समस्या आपने ली है, वो समस्या किस प्रकार की है। वो समस्या शारीरिक रूप से व्याप्त है कि मनोवैज्ञानिक रूप से व्याप्त है कि बौद्धिक रूप से, मनोविज्ञान के अंदर बौद्धिक रूप से है कि क्रियात्मक है कि आपकी मानसिक है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये सब। मैम जैसे हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हमारी दो, जैसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम जैसे अपना रिसर्च हाइपोथेसिस आप बनाइए, उसको नल हाइपोथेसिस से जो है वो कराइए, टैली कराइए। फिर आपकी नल हाइपोथेसिस अगर उसको रिजेक्ट करती है, तो फिर इसका मतलब आपने जो परिकल्पना बनाई है वो सही नहीं है, आपके जो उद्देश्य हैं वो सही नहीं है। मैम सुनिए मैम, जैसे हमारी हमने नल हाइपोथेसिस बनाई और आप बोल रहे हैं उसमें टेस्ट करने के लिए, तो मैम ये चीज तो तब होगी ना जब हम रिसर्च करेंगे। क्या हम जो है रिसर्च प्रपोजल में हाइपोथेसिस को हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम तो अभी रिसर्च में घुसे ही नहीं है। हाइपोथेसिस को आप उद्देश्य के तौर पे बताएंगे कि आपने इस समस्या से निपटने के लिए, साधारण सी भाषा है, आपने इस समस्या से निपटने के लिए क्या सोचा, ये आपके उद्देश्य होंगे। ठीक मैम, जैसे ये पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हाइपोथेसिस, और तीसरा मैम ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य हमारा आया। हाइपोथेसिस के अंदर ही आपके उद्देश्य बनेंगे। अच्छा, हाइपोथेसिस के अंदर उद्देश्य बनेंगे। ठीक है मैम। तो फिर थर्ड टॉपिक परिकल्पना को आप 2 लाइनों में बताएंगे कि आपने क्या सोचा है रिसर्च के बारे में, कि इस टॉपिक पे कैसे हमको रिसर्च करनी है। आप जो ये परिकल्पना बनाएंगे अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, ठीक है, कि हमने जो ये शोध समस्या ली है, हम इसको किस तरीके से रिसर्च इस पे करेंगे कि जो है हमारी रिसर्च बहुत ही सही परिणाम वाली हो। तो ये परिकल्पना जो आप बनाएंगे, वो 2 लाइन में आप उसमें लिखेंगे। अच्छा ठीक मैम, जैसे जो हमारी आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हम इस समस्या से इस तरीके से निपटारा करेंगे, वो चीज कहलाती है परिकल्पना। तो वो परिकल्पना को आप ऑन दी पेपर पे कैसे 2 लाइनों में दिखाएंगे। फिर उस परिकल्पना को आप किन किन उद्देश्यों के तहत देखेंगे, ये आपके उद्देश्य बनेंगे। तो मैम एक पॉइंट हाइपोथेसिस का अलग बनेगा और एक पॉइंट उद्देश्य का हमारा अलग बनेगा, है ना? पॉइंट नहीं बनेगा बेटा, परिकल्पना हेडिंग बनेगी, और उसको 2 लाइनों में आपको, कि आप उसने अपने दिमाग में उस चीज के बारे में क्या सोच रखा है कि हम इसको इस तरीके से, इसका निस्तारण इस समस्या का कर सकते हैं। सोल्यूशन हमारा ये है, मतलब हम अगर इस समस्या को देखेंगे तो हम क्या क्या करेंगे जिससे कि हमारे परिणाम अच्छे आ सकें। तो ये जो आपने अपने दिमाग में एक परिकल्पना सोच रखी है, उसको हेडिंग डाल करके 2 लाइनों में लिखना है। मैम ये जो रिसर्च प्रपोजल है हमारा, मैम ये अप्रोक्सीमेटली हमारा ये कितने पेज का हम लोग को बनाना चाहिए? आपका ये 3, 4, 5 पेज का बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा।
एक टेंटेटिव समझ लीजिए कि 5-6 पेज का बनेगा, और जो आप बनाएंगे उसी के मेन पॉइंट की आपकी पीपीटी बनेगी। मैम पिछले बार के जो रिसर्च प्रपोजल है वो हम लोग को देखने को मिल जाएंगे? कह तो रहे डिपार्टमेंट में आओ, सब कुछ मिल जाएगा देखने को। अच्छा ठीक मैम, तो मैम ये हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव हो गया। मैम ये पीपीटी का फिर आप प्रेजेंटेशन उसमें आपने वेरिएबल कौन सा रखा है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्वतंत्र चर क्या है आपका उस समस्या में, और परतंत्र चर क्या है आपका उस समस्या में, तो चर के मैम बारे जैसे में हम बताएंगे। तो मैम ये फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा हमारा, फोर्थ स्टेप आ जाएगा फिर वेरिएबल। उसके बाद आप आंकड़ों का संकलन कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आप आंकड़ों के संकलन को कैसे करेंगे ये बताएंगे आप। फिर आंकड़ों के संकलन के बाद आप बताएंगे कि आंकड़ों के संकलन के बाद आप बताएंगे कि आप अगर कोई उसमें टेस्ट लगाना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो सोच समस्या है वो बेटर हो जाए, तो आप उसका क्या करेंगे, कौन से टेस्ट लगाएंगे, इसमें फिजिकल टेस्ट कौन सा लगाएंगे, और जो है आपका इंटेलिजेंसिया के लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर आप कौन सी प्रणाली यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनायर यूज कर रहे हैं कि इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं। मैम टेस्ट कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कैसे लगाना है? ये सारा सब कुछ तभी पता चलेगा जब आप हमें अपना शोध समस्या का क्या आपने शोध समस्या का चयन किया ये बताएंगे। ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। बिना टॉपिक के कोई भी रिसर्च डिजाइन फॉलो अप नहीं की जा सकती। रिसर्च डिजाइन तो आपको बतानी पड़ेगी। जैसा मैम आपने इतने सारे स्टेप बताए, ये तो हम जो आपकी क्लास ले रहे हैं ये तो हमने आपको इन जनरल चीजें बता दी कि आपको प्रपोजल जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ये कोई भी रिसर्च की जो हम रूपरेखा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका निर्धारण तब होता है जब हमारा शोध समस्या हमारे सामने हो, तब हम उसका निर्धारण करते हैं कि हम इसमें कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, सर्वे वर्क करेंगे, हम फील्ड फील्ड स्टडी है हमारे टॉपिक के हिसाब से कि हमारी जो है एक्सपोज्ड बाय फैक्टर। बहुत चीजें हैं रिसर्च में, कोई थोड़ी चीजें नहीं है। हम उसमें कौन सा मेथड फॉलो अप करेंगे कि हम उसमें वेरिएबल कौन सा लगाएंगे, हम इसमें मीन लगा के रिजल्ट निकालेंगे कि मोड लगा के निकालेंगे कि हम SGQD लगाएंगे। अगर हमारा सह संबंध वाला है तो हम सह संबंध का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे पास तो फिर हम टी वैल्यू निकालेंगे, उसकी SGQD निकालेंगे। तो रिसर्च पूरा जो रिसर्च की डिजाइन आपकी जो बेस करती है वो पूरी डिजाइन बेस करती है आपकी शोध की समस्या पे, यानी कि आपके टॉपिक पे। बिना टॉपिक के कोई भी प्रपोजल नहीं बन पाएगा, ना सिनॉप्सिस बन सकती है, ना ही कोई व्यक्ति थीसिस लिख सकता है। समझ गए आप? रिसर्च प्रपोजल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च थीसिस का। जो आपकी आप PhD करते हैं वो करने जा रहे हैं आप, तो उसी का एक छोटी सी शुरुआत है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है आपको। तो इसका सब निर्धारण ऐसे वर्बली नहीं होता बेटा, वो तो आपने वहां भी पढ़ लिया रिसर्च की क्लासेस में भी, मैंने भी आपको इन शॉर्ट बता दिया। अब आप जब तक हमारे पास टॉपिक नहीं देंगे हम आपको रिसर्च प्रपोजल की रूपरेखा नहीं बता पाएंगे कि हम कैसे आप अपने रिसर्च प्रपोजल की रूपरेखा बनाइए। क्योंकि समस्या का जो टॉपिक होता है, जो आपकी समस्या होती है, उसी के आधार पे आपकी रिसर्च की पूरी डिजाइन बेस करती है। मैम एक बार फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बता दीजिए थोड़ा सा। क्या बता दूं? फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। फाउंडेशन ऑफ रिसर्च क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ रिसर्च कोई वर्ड नहीं होता।
जो आप बेसिक पढ़ना मतलब कहना चाहते हैं कि जो आपका बेसिक होता है ना, फाउंडेशन, Yes, यानी ma'am. जो नींव होती है रिसर्च की। तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला वही तो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज होती है आपकी शोध समस्या, यानी कि टॉपिक। ठीक है, जब तक आप समस्या का चयन नहीं करते हैं, जब तक आप टॉपिक नहीं चूज करते हैं, तो आगे आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप खुद अपना जो है टॉपिक निर्धारित करके मेरे पास लेके आइए, मैं 2-3 दिन में आपका रिसर्च प्रपोजल बनवा दूंगी। मैम जैसे मैंने टॉपिक चुना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये योजना चल रही है, इससे क्या लाभ हो रहा है? मतलब किसी भी जिले का, जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर जिले का अध्ययन हम करना चाहें, इससे इस योजना से क्या लाभ, कितना लाभ हुआ, क्या लाभ हो रहा है? तो मैम इस पे हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कैसे क्या रहेंगी चीजें? इसमें आपका बेटा कोई टेस्ट नहीं लग सकता, ये जो है आपका आंकड़े बेस है। आप गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है, तो आप सुल्तानपुर एरिया के जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए और वहां से इसके आंकड़े एकत्रित करिए और कुछ आप सर्वे। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आपका जो है मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ये कह रही हूँ कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफिस से आपको इसके आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। ठीक है, यस मैम। इसके आंकड़े आपको गवर्नमेंट ऑफिस से जाकर के एकत्रित करने पड़ेंगे और कुछ आपको फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि सर्वे वगैरह करना पड़ेगा कि आपने सुल्तानपुर एरिया लिया है, तो आप सुल्तानपुर एरिया कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, तो आप पर्टिकुलर जो एरिया चूज कर रहे हैं जितना बड़ा भी, तो उस एरिया में आप फील्ड स्टडी करिए, जा करके वहां से सर्वे वर्क करिए, वहां से आंकड़े एकत्रित करिए और फिर उसको गवर्नमेंट के आंकड़ों से मिलाइए, कंपैरेटिव स्टडी करिए उसमें। यस मैम। आपको उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और वहां से डाटा एकत्रित करना पड़ेगा। आप लोग की थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होती है ना रिसर्च की? नो मैम। नो मैम। तो आप लोग कल सैटरडे कॉलेज आ सकते हैं? मैम एक्चुअली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस थी तो मैम घर आ गए हैं, तो अभी सुल्तानपुर ही है, कानपुर नहीं है मैम। तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 1 बाय 1 करके कल मेरे को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप लोग 1 बाय 1 वीडियो कॉल करिए, तो मैं आपको जो है वहां पे दिखा दूं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा। ठीक है। ठीक है मैम। और सेकेंडरी चीज, आप लोग अपना अपना टॉपिक जो आप लोगों ने 2-3 टॉपिक दिमाग में सोच रखे हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, तो मैं उसकी एक आपको स्ट्रेटेजी प्लान करके बता देती हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। ओके मैम। ठीक मैम, ओके मैम। तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मैम क्या क्या टेस्ट लगेगा, क्या होगा, तो मैं आपको डिटेल में करके बता दूंगी उसमें। ठीक है, ओके और मैम। किसी को कोई समस्या? नो मैम। जब तक आप शोध समस्या का चयन नहीं करते हैं, तब तक आगे की कोई भी चीज नहीं बढ़ सकती रिसर्च में। अब आप मान लीजिए कोई ड्रेस सिलाना चाहते हैं, ठीक है, जब तक आप कपड़ा खरीद के नहीं लाएंगे तब तक जो है ड्रेस कैसे सिलवाएंगे? है कि नहीं? बेसिक चीज क्या है आपकी ड्रेस सिलवाने के लिए? बेसिक चीज क्या है? कपड़ा ही तो है। यस मैम। तो जब तक आप कपड़ा नहीं लाएंगे तब तक आप ड्रेस कैसे सिलवाएंगे, ये आप कैसे निर्धारित करेंगे? तो उसी तरीके से रिसर्च भी है कि जब तक आप शोध समस्या का चयन नहीं करते हैं, टॉपिक अपना डिसाइड नहीं करते हैं, तब तक उसमें क्या आपका आगे रिसर्च कैसे
आपकी डिजाइन होगी, ये कुछ पता नहीं चलता। सबसे पहले समस्या का निर्धारण करना होता है। ओके मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम है रिसर्च में? और किसी को कोई प्रॉब्लम है रिसर्च में? मैम रिसर्च के प्रपोजल में ही थोड़ा स्टेप का था कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या लिखना है, हाइपोथेसिस के बाद क्या लिखना है, मैम फिर ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा। तो देखिए मैम ये बेटा, थोड़ा यहाँ पे ये जो आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं वो इन जनरल टॉपिक है। बाकी मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपकी जो भी चीजें हैं उसमें जो भी टूल्स वगैरह जो भी कुछ लगेंगे, ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो भी उद्देश्य बनेंगे, वो सारा निर्धारण आपकी शोध समस्या पे है, यानी कि टॉपिक पे है। आपका टॉपिक कैसा है, उसमें कौन से टेस्ट लगेंगे, उसमें कंपैरेटिव स्टडी होगी कि आपकी फील्ड स्टडी होगी कि सर्वे वर्क होगा कि आपका क्वेश्चनर बनेगा कि प्रश्नावली विधि होगी। ये सारा सब कुछ निर्धारण जो रिसर्च डिजाइन है, ये इसका डिजाइन करने का जो प्रारूप है वो आपका सबसे पहले टॉपिक आपका जैसा होगा वैसे ही आपकी रिसर्च डिजाइन बनेगी। प्रपोजल का मतलब ही यही है कि रिसर्च डिजाइन आप कैसे बनाएंगे, प्रपोजल कैसे बनाएंगे। तो प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहले आपको शोध समस्या का निर्धारण करना है, यानी कि टॉपिक निर्धारित करिए अपना। जब आप टॉपिक निर्धारित करेंगे तभी आप जो है आगे कहीं कोई एक स्टेप बढ़ा पाएंगे। बिना टॉपिक के आपका किसी भी तरीके की रिसर्च आगे बढ़ नहीं सकती। समझ में आई आपको ये बात? फिर आप लोग अपना टॉपिक निर्धारित कीजिए, जिस आधार पे आपकी टॉपिक होगा उसी जो है समस्या का आगे की आपकी प्रपोजल का वो बनेगा। मैम जैसे जैसे मैम हम लोग को पीपीटी प्रेजेंटेशन बोला गया है बनाने को, तो मैम जैसे ये कॉलेज में हम लोग का कॉलेज में प्रेजेंटेशन होगा मैम थ्रू पीपीटी के थ्रू, जो हम लोग हाँ, पीपीटी ये बनाएंगे। कॉलेज में होगा प्रेजेंटेशन। ये पीपीटी आपका जो आप जैसे प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे थे वैसे ही ये सारी पीपीटी आपकी जो है उस पे प्रोजेक्टर पे होगी, और एक आपका इंटरनल टीचर होगा और एक आपका यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी एक्सटर्नल। वो आ करके देखेंगे कि सही है कि नहीं है। तो ये सारे काम आपके कॉलेज में ही होने हैं। ओके मैम। प्रेजेंटेशन जो है वो कॉलेज में ही होगा। मैम पीपीटी हम ही लोगों को एक्सप्लेन करनी होगी, जो टीचर्स होंगे उनके हाँ सामने। हाँ, ओके ओके जो मैम। आपका एक्सपर्ट आएगा उसके यस मैम। सामने इसकी जो पीपीटी होगी उसको करना, और रिसर्च प्रपोजल आपका ऑन दी पेपर होगा वो उनको सबमिट करना। जी मैम। अभी और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम आप बस जो है आपने जैसे बताया ना वो प्रपोजल वाला वो क्लास का, तो आप मैम वो कल भी शेड्यूल कर आपकी दीजिएगा। क्लास है, मैंने आज जितना आपको बताया आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा। और कल भी आपकी क्लास है 5:30 से 7 तक। जी मैम। तो जिसको जो प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज आप अपने टॉपिक के हिसाब से ना समझ में आ रहा, टॉपिक भी मेरे को भेज दीजिएगा सब लोग आज पर्सनल। तो ओके मैं मैम। जो है कल वो आपको क्लास में डिस्कस कर लूंगी। जी मैम। ठीक है, यस मैम। इन जनरल हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, जी आपका मैम। टॉपिक नहीं ओपन होगा, ठीक है, लेकिन ये है ओके कि जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं कल क्लास में डिस्कस। मैम कल पीपीटी बनाना बता दीजिए।
पहले बेटा प्रपोजल तो बनाओ, फिर पीपीटी बनाना बताऊंगी। पीपीटी बनाने में कोई इतनी वो थोड़ी ना है कि वो तो तुम्हें कंप्यूटर से बनानी है, जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप से बना लेगा। ठीक है। पहले आप अपना जो है प्रपोजल तो तैयार कीजिए। प्रपोजल जब आपका तैयार हो जाएगा तो उसी में से बीच बीच में से पॉइंट्स निकलेंगे और वही पीपीटी में आपका बनेगा, स्लाइड्स बनेंगी। ठीक है। जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? आप तो रिसर्च में कोई कंफ्यूजन नहीं है? जो चीजें आप लोग कंफ्यूज कर रही थी अब क्लियर हो गई कि अभी भी नहीं क्लियर है? मैम कुछ टॉपिक देख के कल बता सकते हैं आपको? आज आप देख लीजिए टॉपिक मैम और रात तक मेरे व्हाट्सएप पे जी डाल दीजिए या मॉर्निंग तक डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं देख लूंगी तो कल वही टॉपिक क्लास में डिस्कस हो जाएंगे ठीक है मैम। ना। कल 12 बजे तक, 1 बजे तक डाल दीजिएगा। 5, 5:30 से क्लास है ना आपकी? यस मैम, यस मैम। 2:30 बजे तक जी की डाल देंगे तो वो सब टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे आपके, जिसको जो जिस भी क्राइटेरिया मतलब रिसर्च में जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम है। अब इससे ओके इजी लैंग्वेज में रिसर्च तो समझाई नहीं जा सकती। हमने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दे दे के और बिल्कुल साधारण भाषा में समझा दिया। मेरे हिसाब से तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। आई कि नहीं आई? यस फिर मैम। फिर भी जिसको जहाँ पे अभी डाउट्स हैं, जो चीज क्लियर नहीं मैम, है। तो जो टॉपिक आपने मैम बताया वो समझ में आया मैम, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी, जैसे कि और टॉपिक भी देख लेंगे मैम, कि जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो चीजें कल देख के बता देंगे। हाँ, कल आप मेरे को 3 बजे तक बता देना। ठीक है। तो मैं ठीक जो है। है आपको एग्जाम्पल दे दे के ऐसे ही साधारण सी लैंग्वेज में समझा दूंगी। तो जब आप ओके बोलेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जी। ठीक है। और बुक्स मैंने नाम बताए थे रिसर्च के लिए, आप लोगों ने ली कि नहीं ली? रिसर्च की बुक्स के नाम बताए थे कि ले लीजिएगा, तो खरीदी कि नहीं खरीदी? मैम एक तो लिए थे, बाकी जो है एक आध दो पहले से थी मैम, टॉपिक मिल गए हैं लगभग सारे उसमें। ठीक है। ठीक है। बस आपका जो भी बुक है उसमें आपको जो आप पढ़ना चाहते हैं वो चीज इजीली क्लियर हो जाए, बस वही चीज जरूरी होती है। ठीक है। ओके। ओके। और सबने टॉपिक अपना निर्धारित कर लिया है कि किसको किस टॉपिक पे वर्क करना है? कि अभी के कुछ लोगों ने नहीं किया है? मैम 2-3 सोचे हुए हैं मैम, और बाकी आपको भेज के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आप लोग अपना जो है टॉपिक पर्सनल व्हाट्सएप पे, नंबर मेरा है ही ग्रुप में, आप लोगों के पास भी है, तो पर्सनल आप भेज दीजिए व्हाट्सएप, तो आपका जो है जी मैम। नहीं लीक होगा। और जिसके टॉपिक के हिसाब से जो रिसर्च डिजाइन बननी होगी, जो मेथोडोलॉजी लगनी होगी, वो मैं आपको बता दूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। थैंक यू मैडम। ओके। थैंक यू मैम। ओके। विनीता। हाँ दीदी। हाँ बस
वो लीव मत करना, हाँ म्यूट करके तुम अपना ही काम कर लो। ठीक आप है? ये बताइए मैंने सही समझाया कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है ठीक, बच्चे जब कुछ नहीं तो इसका मतलब सब समझ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तुम्हारा। लेकिन हमने तुमने पीपीटी कहा था तो हमने इसलिए तुमको को होस्ट बना दिया था कि तो पीपीटी शेयर करनी नहीं होगी। नहीं, शुभम जी से बात हुई थी, हम तो ये क्लास जो है ऐसे ही मतलब ऑनलाइन ही करते, लेकिन ऐसे ही करते, रिकॉर्डिंग वाली नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है। नहीं नहीं कोई तो बात नहीं। तो वो तो ठीक था, तुमने कहा था ना पीपीटी लास्ट ईयर भी हमने बनाई थी, तो हमने कहा था हाँ यूज कर लेना, फिर बच्चों के लिए और इफेक्टिव हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो नहीं, अपने ऊपर है वो कैसे भी चीज करना। तो सही है, लेकिन वो तो मैं इनको अभी ये बच्चों को डाउट था, फोन आए थे, तो हमने तो हम्म सोचा था 2 क्लासेस 3 क्लास इनकी डाउट वाली क्लियर कर देंगे। तो शुभम हम्म। बोली कि नहीं, क्लास ले ही लो तुम हाँ अपना। हाँ नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि अब एक्चुअली क्लासेस के नंबर भी तो लिमिटेड है ना, तो इसलिए हाँ वो हाँ करना है। चलो कोई नहीं, ठीक है तुम वो फिर अपना करो। हाँ, और ठीक बस ये leave मत करना जिससे कन्वर्जन हो जाए। ठीक, थैंक यू ठीक सो ठीक। मच। चलो विनीता, ओके थैंक थैंक यू। यू दी। हमें बोलना चाहिए थैंक नहीं यू। नहीं, अरे वो मैं कटसी के लिए जो भी क्लास लेता है उसको बोलती हूँ, इसलिए कोई बात नहीं है, सब टाइम लेते हैं इसलिए। ठीक है, चलो ओके फिर, ओके ओके बाय।